Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. So, hi everyone. So, last topic था हमारा एडमिशन जिसमें हमने सेक्शन 23 तक कवर किया था. इस टॉपिक में हम बात करेंगे कन्फेशन के बारे में फ्रॉम सेक्शन 24 टू सेक्शन 30. ओके. सो बेसिकली कन्फेशन होता क्या है? कोई भी चीज़ जो हम कह रहे हैं क्या वो सारी चीज़ कन्फेशन हो जाती है? और एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, कन्फेशन क्या कोई एक पर्सन करता है या कन्फेशन कोई भी कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिलेंगी आज इस वीडियो में. सो वॉच द वीडियो टिल द लास्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो हमारा सबसे पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 24. ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेक्शन 24 जो है वो ये कहता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग. मतलब कन्फेशन जो या तो इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से या प्रॉमिस से जो इररिलेवेंट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उस कन्फेशन के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर जो कोर्ट है उसको ये लग रहा है कि जो कन्फेशन है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट कि जो कन्फेशन है वो या तो इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से या फिर प्रॉमिस से, ये इन सारी चीज़ों से किसी से भी हो रहा है. ठीक है. जो अक्यूज्ड पर्सन है वो इन सारी चीज़ों की वजह से कन्फेस कर रहा है, तो वो उस चीज़ को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट माना जाएगा. ठीक है. सेक्शन 24 डिस्क्राइब्स द ग्राउंड अंडर विच अ कन्फेशन इज इररिलेवेंट. तो सेक्शन 24 जो है इन्हीं ग्राउंड्स को बताता है. ओके. सो हम इसको एज अ इंग्रेडिएंट देखते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट भी आप इसको कह सकते हैं. सो सबसे पहला है हमारा, इफ़ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. तीन चीज़ें, या तो वो इंड्यूसमेंट के थ्रू, थ्रेट के थ्रू या फिर प्रॉमिस के थ्रू ऑब्टेन किया गया है. प्रॉमिस एज एन की लाइक यू कन्फेस दिस कि तुमने ऐसा करा है, विल सी लेटर ऑन कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं तुम्हें उस चीज़ से छुटकारा दिलाने में. तो इस टाइप की प्रॉमिसेस करना. ठीक है. बी, सच इंड्यूसमेंट एक्सेट्रा मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज. एग्जैक्टली जैसा कि आई टोल्ड यू कि उस इंड्यूसमेंट का रेफरेंस होना चाहिए चार्ज से. ठीक है. थर्ड पॉइंट, सच इंड्यूसमेंट एक्सेट्रा मस्ट प्रोसीड फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी. जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है वो ये चीज़ कर रहा हो. तो बेसिकली अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है और वो इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स में वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है, तो इन दैट सेंस. फोर्थ पॉइंट है हमारा, सच इंड्यूसमेंट एक्सेट्रा मस्ट बी सफिशिएंट to give the accused grounds for supposing that by making it he would gain an advantage or avoid an evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him. मतलब ये जो बेसिकली है कि ये जो इंड्यूसमेंट हो वो सफिशिएंट रीज़न दे दे अक्यूज को कि अगर वो ऐसा कन्फेस करता है तो उसको या तो डिस्चार्ज किया जाएगा या फिर उसको कुछ ना कुछ उसको एडवांटेज होगा, या फिर टेम्पररी नेचर का ही, लेकिन उसको टेम्पररी नेचर का ही सही लेकिन उसको कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग्स में एडवांटेज हो सकता है. ठीक है, अगर वो कन्फेस करेगा तो. इट इज़ प्रिज्यूम दैट अ पर्सन विल नॉट मेक एन अनट्रू स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट. और ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कोई भी पर्सन कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या फिर कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं देगा अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट. तो आई थिंक ये चारों पॉइंट्स जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी. ओके. तो बेसिकली ये कन्फेशन है क्या, ये तो हमने बात कर लिया कि कौन से कन्फेशन को हम नहीं मान के चलेंगे कि वो हम मान के ये चलेंगे वो कन्फेशन इररिलेवेंट है. लेकिन वर्ड कन्फेशन होता क्या है? तो ये जो वर्ड कन्फेशन है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट में. ठीक है. अ कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन. उस पर्सन के द्वारा कन्फेशन एक एडमिशन है. ठीक है, जो किसी भी टाइम पे किया जाता है उस पर्सन के द्वारा जिस पे चार्जेस लगाए गए हैं क्राइम के, स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड द क्राइम. जो ये सजेस्ट करता है या फिर ये कहता है कि उसने क्राइम का कमीशन किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्फेशन. ठीक है. एक केस भी था, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ऑल्दो साओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट
ने कन्फेशन को बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया था और कहा था कि ये एक्सेप्ट किया जाता है एज ए एविडेंस, और ये एस्टैब्लिश्ड है कि ये जो है वो ये एक ऐसा एविडेंस है कि जो एग्जैक्ट वर्ड में जो अक्यूज कह रहा है हमें वही वर्ड को यूज़ करना है, जो जैसे एग्जैक्ट वर्ड्स कह रहा है वैसे ही वर्ड्स को हमें मानना है कि उसने वो कन्फेस किया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एक दूसरा केस लॉ भी मैंने डाला है, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉ डालूँ सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट ईजिली और सारे के सारे चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो, बिकॉज यूजुअली यही प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास कंटेंट तो है बट वी डोंट हैव इनफ केस लॉज टू इलेबोरेट आवर आंसर्स और प्रॉपरली डिफाइन आवर आंसर्स। तो उसके लिए आई हैव पुट मैनी केस लॉज और हर सेक्शन में मैंने कोशिश की कि मैं 1 से 2 केस लॉ डालूँ। ओके, सो पलविंदर कौर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का केस है। इसमें बेसिकली ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी कन्फेशन, तो एक्सकल्पेटरी इनकल्पेटरी क्या होता है? कोई भी कन्फेशन जो फेवरेबल होता है डिफेंडेंट को इज कॉल्ड एक्सकल्पेटरी। एनी कन्फेशन फेवरेबल टू डिफेंडेंट इज कॉल्ड एक्सकल्पेटरी, एंड एनी कन्फेशन डन इन फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन, या फिर कोई भी कन्फेशन जो प्रोसिक्यूशन के फेवर में किया गया हो उसको हम इनकल्पेटरी कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एक्सकल्पेटरी इनकल्पेटरी क्लियर हो गया होगा इस चीज़ से आप लोगों को। तो इस केस में ये कहा गया कि द कोर्ट सेड दैट द कन्फेशन एंड एडमिशन दैट देयर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ होल और रिजेक्टेड एज अ होल। ये कन्फेशन और एडमिशन जो है या तो उसको कम्प्लीटली हमको एक्सेप्ट करना है या फिर उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करना है। ठीक है, दैट उनको कम्प्लीटली या तो एक्सेप्ट करना है नहीं तो कम्प्लीटली रिजेक्ट करना है, एंड द कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट ओनली द इनकल्पेटरी पार्ट व्हाइल रिजेक्टिंग द एक्सकल्पेटरी पार्ट एज इनहेरेंटली इनक्रेडिबल। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है या कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो बस इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट कर ले और एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो इस केस में पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया। एक और केस है इसमें, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेल्ड दैट द कोर्ट मे ओनली एक्सेप्ट द इनकल्पेटरी पार्ट and piecing the same with the other evidence convict the accused। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जहाँ पे जो एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो दैट इज ओनली इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल, वो इम्प्रॉबेबल है, तो उस सिचुएशन में ये इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इसलिए कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगी बस इनकल्पेटरी पार्ट को एंड विद द सेम द अदर एविडेंस कन्विक्ट द अक्यूज। ठीक है, क्योंकि वो अपनी चीज़ को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इस केस में कहा गया था। मूविंग फॉरवर्ड सेक्शन 25 पे जाते हैं। सेक्शन 25 जो है वो बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। पुलिस ऑफिसर को जो भी कन्फेस किया जा रहा है उसको प्रूव करना नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास तीन इंग्रेडिएंट्स है, वो देख लेते हैं हम। ओके, तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, एन अक्यूज पर्सन मेक्स अ कन्फेशन। कोई भी अक्यूज पर्सन अगर कुछ भी कन्फेशन करता है तो किसी भी पुलिस ऑफिसर, सेकेंड पॉइंट इज किसी भी पुलिस ऑफिसर को, तो एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज़ इनएडमिसिबल इन प्रोसीडिंग्स, तो इसको हम क्लियरली इनएडमिसिबल मानेंगे। ये हम बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को किया जाता है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि सेक्शन 25 एंड 26 का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चर बाय द पुलिस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशन फ्रॉम अक्यूज पर्सन। तो बेसिकली अभी हमने 25 पढ़ा और 26 भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो इन दोनों का मोटिव बेसिकली यही, इसका ऑब्जेक्ट यही है कि ये प्रिवेंट करता है प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चर, कि पुलिस ऑफिसर जो है वो बेसिकली किसी भी अक्यूज पर्सन को टॉर्चर नहीं करे जस्ट टू एक्सट्रैक्ट द कन्फेशन। इसमें भी एक केस लॉ डाला है मैंने, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अ कन्फेशन कंटेन्ड इन अ लेटर रिटन एंड साइंड बाय द अक्यूज्ड and addressed to a police officer was held to be admissible as the letter was not written in the presence of police officer। कि एक कन्फेशन जो था वो अक्यूज ने दिया था और एक लेटर में लिखा गया था जो कि रिटन था
और साइन किया गया था अक्यूज्ड के द्वारा और एड्रेस किया गया था पुलिस ऑफिसर को, तब उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कन्फेशन को एडमिसिबल माना गया था, क्योंकि वो जो लेटर था वो लिखा नहीं गया था, वो जो लेटर था वो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में नहीं लिखा गया था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 26। आई होप आपको 25 और 25 क्लियर हो गया होगा कि पुलिस को कन्फेशन जो किया जाता है वो एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है, एक और केस था, मैं आपको बता दूं, नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया ऑल्दो, बट ये केस मुझे याद है तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। इसमें कहा गया था कि कोई भी FIR जो लॉन्च किया गया है बाय द अक्यूज, ठीक है, नो पार्ट ऑफ अ FIR लॉन्च बाय द अक्यूज विद द पुलिस कुड बी एडमिटेड इनटू एविडेंस इफ इट इज इन द नेचर ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट। कोई भी जो पार्ट है FIR का, कोई पर्टिकुलर पार्ट जो अक्यूज के द्वारा पुलिस को दिया गया है, वो एडमिट किया जाएगा एज एविडेंस अगर वो उससे ये प्रूव होता है कि वो जो पर्टिकुलर था वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कहा गया था नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 26, 24, 25 आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक। ओके, 26 हमारा जो है वो ये बात करता है, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ओके, जो कन्फेशन जो है वो अक्यूज जो अगर कोई भी अक्यूज्ड है वो कस्टडी के टाइम पे कोई भी चीज़ कन्फेस करता है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम सबसे पहले। द अक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी, कि जो अक्यूज्ड होना चाहिए वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज अ कन्फेशन इज मेड बाय हिम, जो कन्फेशन वो कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए, या फिर टू एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ मजिस्ट्रेट, या फिर किसी भी दूसरे इंसान को जो मजिस्ट्रेट नहीं है। ठीक है, दो चीज़ हो गई, कस्टडी में होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो कन्फेशन वो कर रहा है वो या तो पुलिस ऑफिसर को करे या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो मजिस्ट्रेट नहीं है। थर्ड पॉइंट, it is not admissible in the proceedings and cannot be proved against the accused। वो admissible नहीं है proceedings में और उसको prove नहीं किया जाएगा accused के against। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्शन है ये बेसिकली इसका, इट इज़ एडमिसिबल इफ इट इज़ मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। ये तभी एडमिसिबल होगा जब ये मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में किया जा रहा हो। तो आई थिंक ये 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अब इसमें एक केस है एम्परर वर्सेस सिद्धेश्वर नाथ। ठीक है, एम्परर वर्सेस सिद्धेश्वर नाथ। अ कन्फेशन मेड टू अ मजिस्ट्रेट व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस इज एडमिसिबल। ठीक है, कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट को किया जा रहा है, इवन अगर आप पुलिस के कस्टडी में हो तब भी, तो वो एडमिसिबल होगा, क्योंकि आप किसको कर रहे हो, आप मजिस्ट्रेट को कन्फेस कर रहे हो। Okay, so moving forward, confession to police or in police custody under English law। English law में इस चीज़ का क्या स्कोप है? ठीक है, they are not categorically excluded from relevancy under English law। English law में अगर हम categorically बात करें कि separate basis पे इसको exclude नहीं किया गया है from relevancy, ठीक है, the court has to judge in case whether the confession was voluntary or a result of डिसेप्शन एंड सप्रेशन। यहाँ पे कोर्ट के पास ये पावर है या फिर जो जज है उसके पास ये पावर है कि वो इस चीज़ को चेक करेगा कि जो कन्फेशन किया गया है वो वॉलंटरली किया गया है या फिर किसी न किसी डिसेप्शन या फिर सप्रेशन, पुलिस के द्वारा डिसेप्शन या सप्रेशन में आके किया गया है। इसमें केस भी डाला है मैंने, इन ली शुलिंग वर्सेस आर। ठीक है, इस केस में कहा गया था द कन्फेशन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट वॉज इन द शेप ऑफ वीडियो टेपिंग। कोर्ट के सामने जो कन्फेशन लाया गया कोर्ट के सामने वो एक वीडियो टेपिंग के फॉर्म में था, brought about by the accused, reenacting the happening show with the help of the police women as to how he killed the women for which he was charged। तो और इसमें उस वीडियो के थ्रू ये दिखाया गया कि क्या उसी चीज़ को डिपिक्ट किया गया जिस तरीके से उस अक्यूज ने उसको मारा था, जो जिस पर्सन को जिस विमेन को मारा था उस चीज़ को डिपिक्ट किया गया बाय यूजिंग द पुलिस ऑफिसर, विमेन पुलिस ऑफिसर इन चार्ज। ठीक है, the Privy Council held that it becomes admissible in evidence as confession provided that the defendant was given prior
एज डिफेंडेंट वॉज गिवन प्रायर वार्निंग। तो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये जो कन्फेशन है ये एडमिसिबल है एज ए एविडेंस, बिकॉज जो डिफेंडेंट था उसको प्रायर वार्निंग दी गई थी और पहले से बता दिया गया था कि उसकी इस चीज़ को, वो जो इनैक्ट कर रहा है उसको यूज़ किया जाएगा इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, दैट ही नीड नॉट टू डू दैट। और उसको ये भी कहा गया था कि उसको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट टू टेक पार्ट इन द वीडियो, और उसको उस वीडियो में एक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड रिकॉर्ड एंड एग्रीड। सो उसने रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, बट उसने वॉलंटरली एग्री किया कि वो इस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ को इनैक्ट करेगा या रोल करेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रिवी काउंसिल ने कहा कि देन दिस काइंड ऑफ कन्फेशन इज एडमिसिबल एज एविडेंस। ठीक है, तो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत ही क्लियर भी कर रहा होगा आपको कि इंग्लिश लॉ में इसका क्या सिनेरियो है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 27 में क्या हुआ था, ये क्या होता है ये देखते हैं। तो सेक्शन 27 जो है वो बेसिकली बात करता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अक्यूज मे बी प्रूव्ड, कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन को अक्यूज के द्वारा जो ली गई है उसको प्रूव करना है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। सबसे पहले पर्सन जो है वो किसी न किसी चीज़ के लिए अक्यूज्ड हुआ रहना चाहिए। सेकेंड, ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, वो पुलिस की कस्टडी में ही होना चाहिए। ओके, सो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो सी पॉइंट है वो ये कहता है सम इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑफेंस इज गिवन बाय द अक्यूज, और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो जो ऑफेंस, पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है अक्यूज के द्वारा। सबसे पहले वो बंदा अक्यूज होना चाहिए किसी ना किसी ऑफेंस का, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, और उसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई हो offense related given by the accused. Fourth point, some facts are discovered in consequences of the information सॉरी, और कुछ फैक्ट्स जो है वो जस्ट बिकॉज उसने कन्फेस की है कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन दी है, उससे उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई ना कोई फैक्ट्स डिस्कवर किए गए हों। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ओके, और फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि ओनली सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड कैन बी प्रूव, कि बस उतने ही इंफॉर्मेशन प्रूव किए जा सकते हैं जो कि फैक्ट में दिए गए हो और डिस्कवर गया हो वही प्रूव किया जाएगा। सॉरी, एक राजस्थान जुडिशरी में एक क्वेश्चन भी आया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि टू व्हाट एक्सटेंट इज अ कन्फेशन रिलेवेंट अगेंस्ट अ को अक्यूज्ड, कि किस एक्सटेंट तक कन्फेशन जो होता है वो रिलेवेंट होता है को अक्यूज तक, एंड व्हाट इज द पोजीशन इन केस ऑफ अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन, की जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई है उसका क्या पोजीशन है। तो इसको आई थिंक अब आपको ईजिली समझ आ गया होगा, सेक्शन 27 आपको इसमें लिखना है और क्या लिखना है, आई थिंक वो भी क्लियर हो गया होगा। तो ये राजस्थान जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 28 किस बारे में बात करता है, कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। जस्ट 24 का ये एक सेक्शन ऑपोजिट है 28, वहाँ हम क्या कह रहे थे, वो इररिलेवेंट हो जाएगा अगर हम थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस से लेंगे। यहाँ क्या है, हम उसके बस ऑपोजिट बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके बस इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अ कन्फेशन इज मेड बाय एन अक्यूज पर्सन, जो कन्फेशन है वो अक्यूज पर्सन के द्वारा किया गया हो। बी, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 24, एंड सी द कन्फेशन इज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। अगर इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया है कन्फेशन लेने में तो ऐसी सारी कन्फेशंस जो होंगी वो सारी की सारी रेलिवेंट होंगी एज ए एविडेंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट दिस इज ऑपोजिट ऑफ सेक्शन 24 व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 24। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अ रेलेवेंट कन्फेशन डज नॉट बिकम इररिलेवेंट बिकॉज इट वाज मेड। कोई भी रेलेवेंट कन्फेशन जो है वो इररिलेवेंट नहीं हो जाता है जस्ट बिकॉज। इसके हम वो देख लेते हैं। बेसिकली 29 जो है वो इस बारे में कहता है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट not to become irrelevant because of promise of secrecy, because तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले
कि ये जो इंग्रेडिएंट है, अंडर अ प्रॉमिस अ रेलेवेंट कन्फेशन डज नॉट बिकम इररिलेवेंट बिकॉज इट वाज मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. पहला पॉइंट, अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. सेकंड, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज्ड. इस बेसिस पे वो नहीं कन्फेशन हो कि इस चीज़ को हम सीक्रेट रखेंगे या इस चीज़ को बाहर नहीं आने देंगे, और कन्फेस करा लिया हमने और फिर बाद में फिर हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट कि वो जो अक्यूज्ड है उसको हम फेक डिसेप्शन प्रैक्टिस, मतलब उसको सप्रेस करके उसको एक्चुअली आई एम नॉट वेल, सो इसलिए बीच बीच में आई हैव टू स्टॉप द वीडियो एंड प्रॉब्लम आई थिंक आप लोगों को भी आ रही होंगी. सो दैट्स वाई इतने दिन का ब्रेक भी आ गया था एविडेंस की वीडियो में. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. सो अगर बीच में थोड़ा पॉज हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द सेम. इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज्ड. जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मतलब लाइक उस पर कुछ ना कुछ उसको सप्रेस करके उससे वो बात निकलवाई गई हो. C is when the accused was drunk. जो accused था वो अपने conscious state of mind में नहीं था, he was in unconscious state, तो तब निकलवाया गया हो. And D is in answer to a question. कोई ना कोई उससे हम क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ रहे हैं और उससे निकलवा लिया हमने. ठीक है, इस पे एक केस लॉ भी है, अशीम दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम. इस केस में ये हुआ कि a confession made by an accused person, a confession made by an accused person to a police officer is inadmissible in evidence. तो जो कन्फेशन है, जो अक्यूज्ड कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज पर्सन, जो अक्यूज पर्सन के द्वारा किया जाता है पुलिस ऑफिसर को, वो इनएडमिसिबल होता है एविडेंस में. इसके 5 इंग्रेडिएंट्स है. सबसे पहला, इफ अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी डिजायर टू मेक अ कन्फेशन. अगर जो पर्सन पुलिस कस्टडी में है वो ये डिज़ायर करता है कि उसको कन्फेस करना है, ही मस्ट डू सो इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट. वो उसको चाहिए कि ही वांट टू डू कन्फेशन. वो तभी कन्फेशन उसका एडमिसिबल होगा जब वो मजिस्ट्रेट के सामने कर रहा हो, अदरवाइज वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो इनएडमिसिबल माना जाएगा. सेकेंड सॉरी थर्ड इज, a magistrate shall not record it unless he is upon inquiry from the person making it satisfied that it is voluntary. मजिस्ट्रेट तब तक उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर लेगा जब तक मजिस्ट्रेट इस बात के लिए श्योर ना हो जाए कि वो जो पर्सन जो कन्फेस कर रहा है वो उस चीज़ को वॉलंटरली कन्फेस कर रहा है, ना कि किसी डिसेप्शन और सप्रेशन में आके. Fourth point, when the magistrate records it, he shall record it in the manner provided for the section 164 of CRPC. जब मजिस्ट्रेट उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है तो वो उसी तरीके से रिकॉर्ड करेगा जैसे कि CRPC सेक्शन 164 में लिखा गया है. E, only when so recorded the confession becomes relevant and admissible in evidence. और जब ये सारी चीज़ें फॉलो होने के बाद 164 में जो फॉर्मेट दिया गया उसको फॉलो करने के बाद अगर कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है तभी वो एडमिसिबल होगा. लास्ट पॉइंट, द स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड ओनली बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जो स्टेटमेंट है वो बस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा. सेक्शन 30 पे आते हैं. कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस. कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन. प्रूव्ड कन्फेशन का क्या कंसिडरेशन होगा जो अफेक्ट करता है जिस पर्सन मेकिंग, तो जो बाकी लोग ट्रायल पे हैं उन पे भी क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं. अ कन्फेशन मेड बाय वन पर्सन मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अगेंस्ट अनदर. किन सिचुएशंस में देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स. इफ बोथ ऑफ देम आर ट्राइड जॉइंटली, अगर दोनों को साथ में उनका ट्रायल चल रहा हो तो. इफ दे आर ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, अगर दोनों का सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल चल रहा हो तो. इफ द कन्फेशन इज लीगली प्रूव्ड, अगर जो कन्फेशन है वो लीगली प्रूव्ड हो जाता है देन. एंड द लास्ट पॉइंट इज द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 30 मेक्स इट क्लियर दैट ऑफेंस एज यूज्ड इन द सेक्शन इंक्लूड द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस. तो और इस सेक्शन 30 ये चीज़ को क्लियर कर देता है कि जो वर्ड ऑफेंस है वो क्लियरली यूज हो रहा है फॉर द अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ एन पर्टिकुलर क्राइम. ठीक है. सेक्शन 31, एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप. एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट मे स्टॉपेल हो सकता है. एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपेल. एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन वो उनको एज अ स्टॉपेल
यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक 31 तक तो क्लियर हो गया होगा आप सबों को। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर मैं एक चीज़ बता दूँ कि स्टॉपल और एडमिशन का बेसिक डिफरेंस क्या है, कि स्टॉपल जो है वो बाइंड करता है किसी एक पार्टी को एंड प्राइव्स देयर टू इट। एडमिशन के साथ ये सेम चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट विथ एडमिशन। इवन अ स्ट्रेंजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ एडमिशन। एक स्ट्रेंजर भी इस चीज़ का एडवांटेज ले सकता है। स्टॉपल बीइंग अ रूल ऑफ एविडेंस एंड एक्शन कैन नॉट बी फाउंडेड ऑन इट। स्टॉपल जो है रूल ऑफ एविडेंस है, जस्ट बिकॉज वो, तो उसका एक्शन को कैन नॉट बी फाउंडेड ऑन इट, एंड एक्शन कैन बी फाउंडेड ऑन एन एडमिशन। एडमिशन पे एक एक्शन फाउंड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट स्टॉपल का ये है, इट अप्लाइज ओनली इन सिविल लॉ। बस सिविल लॉ में ये अप्लाई किया जाता है, और एडमिशन जो है वो भी सिविल लॉ में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसमें एक केस भी है, अवध किशोर दास वर्सेस राम गोपाल। आई थिंक आपको स्टॉपल और एडमिशन के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक स्टॉपल और एडमिशन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज कन्फेशन एंड एडमिशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कन्फेशन होता है, कन्फेशन बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है, जो बेसिकली अक्यूज पर्सन के द्वारा दिया जाता है, विच इज़ सॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, कि उसने इस पर्टिकुलर क्राइम को या फिर ऑफेंस को कमिट किया है। ऑन द अदर हैंड एडमिशन यूजुअली रिलेट्स टू अ सिविल ट्रांजैक्शन and compromises all statement amounting to admission are as defined in section 18, ठीक है। Okay, another one is confession, if deliberately and voluntarily made, may be accepted as conclusive in itself of the matters confessed। अगर confession जो है वो voluntarily दिया गया है बिना किसी पुलिस ऑफिसर के सप्रेशन या फिर डिसेप्शन के, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। whereas जो एडमिशन है वो एक कंक्लूसिव प्रूव नहीं है जो मैटर्स एडमिट किए गए हैं, बट मे ऑपरेट एज अ स्टॉपल, जो स्टॉपल के जैसा ऑपरेट किया जा सकता है। सेक्शन 31 में दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया। जो कन्फेशन है हमारा बेसिकली कन्फेशन है वो ऑलवेज गोज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। जो पर्सन दे रहा है उसके अगेंस्ट जाता है यूजुअली, ठीक है। और जो एडमिशन है मे बी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट अंडर द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डिफरेंसेस भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोट्स के लिए यू कैन DM मी ऑन माई Instagram ID। थैंक यू।